हेलो मेरे लाल बाल गोपाल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो सब मस्त होंगे और घर पे बैठ के अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो बच्चे आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को विद इन 15 मिनट के अंदर रिवाइज करने वाले हैं। हाँ भाई, विद इन 15 मिनट। तो स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चार्ज की, कि चार्ज होता क्या है। देखो, चार्ज जो होता है बच्चे, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, जिसकी वजह से वो मैटर या तो इलेक्ट्रिक फोर्स या तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। चार्ज को डिनोट करते हो कैपिटल क्यू से, स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हो। चार्ज को मेजर करने की यूनिट क्या है भाई साहब? कुलाम्ब है। कुछ बेसिक यूनिट है, मिली कुलाम्ब और माइक्रो कुलाम्ब। इसको याद रखना है आपको, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज होगा। अच्छा, किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा बच्चे, वो Q इक्वल टू एन इंटू ई के बराबर होगा। Q क्या है? टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट बॉडी। और ई क्या है बताओ? ई है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोला जाता है। वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, एडवांस कॉन्सेप्ट कुछ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो फिक्स्ड अमाउंट में है, और वो कितना है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है बच्चे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है किसी बॉडी के ऊपर, किसी आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब इसी चार्ज को कंडक्टर के अंदर दौड़ा दो, क्या बन जाएगी? करंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट। करंट को आई से डिनोट करते हो, कैपिटल आई से, और या स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हो। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, चार्ज फ्लो होने का जो रेट है कंडक्टर के अंदर बच्चे, उसी को बोला जाता है क्या? करंट बोला जाता है। डिनोट करते हो आई से, चार्ज को कैपिटल क्यू को, टाइम्स को टी से। तो करंट का फॉर्मूला बन के आ जाता है भाई क्यू अपॉन में टी। क्लियर है? यूनिट क्या होने वाली है करंट की भाई साहब? 1 एम्पियर। अगर 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो कराओगे तो 1 एम्पियर की करंट आपको मिल जाएगी। क्लियर है इतनी बात? डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर लो। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होती है? करंट। या तो बोल दो कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही कौन फ्लो होती है? करंट। या तो ये बोल दो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है कौन? करंट। क्लियर? चलो बच्चे, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भैया पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से भी डिनोट कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यार? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है किसी पॉइंट, मान लो पॉइंट 1 ये है बच्चे, पॉइंट 2 ये है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे ले जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वही पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज। यूनिट क्या होगी भाई साहब? वोल्ट हो जाती है। यूनिट क्या हो जाती है? वोल्ट हो जाती है। क्लियर? चलो ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं। ओम्स लॉ क्या है यार? किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट के। बट इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि सारी फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, उसकी लेंथ को खींचना नहीं है, एरिया को नहीं कम ज्यादा करना है। ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट रखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, यहां पे आई इंटू आर लिख सकते हो बच्चे। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हो रेजिस्टेंस। ठीक है? तो ये जो रेजिस्टेंस है उसको आर इक्वल टू लिख सकते हो वी अपॉन में आई। ठीक है? अच्छा, V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हो। V और I के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ करते हो बच्चे, वो कैसा मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही एक रेजिस्टेंस का ग्राफ होता है V अपॉन में I। ठीक है? ये ओमिक कंडक्टर के लिए एक्चुअली में होता है। ओमिक कंडक्टर वह कंडक्टर है भाई साहब जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है? बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आता है भाई साहब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसके पाथ के अंदर बच्चे, उसके पाथ में जो एक रेजिस्टेंस, एक ऑपोजिशन ऑफर हो रहा है उसको बोलते हो रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है?
R इक्वल टू V अपॉन में अभी बताया मैंने I होता है, यूनिट क्या होती है बच्चे, ओम होता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर पे, तो बोलोगे सर रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और नेचर ऑफ द मटेरियल, अगर मटेरियल आप चेंज कर दोगे, कॉपर लिए हो तो उसके लिए रेजिस्टेंस अलग होगा, एल्यूमिनियम होगा तो उसके लिए रेजिस्टेंस अलग होगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस भाई, अगर कंडक्टर का आपको टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन यही सेमी कंडक्टर होता तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी क्या है बच्चे, एक इनहेरेंट एबिलिटी है, इनहेरेंट एबिलिटी है कि ये करंट का कैसे अपोज करती है कंडक्टर के अंदर, उसको बोलते हो आप लोग रेजिस्टिविटी। क्लियर है? अच्छा, रेजिस्टिविटी बच्चे इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ और एरिया, एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, यहां रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट किया गया है, ये मत सोचना एरिया और लेंथ पे डिपेंड करती है, ये खुद की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, सेल्फ प्रॉपर्टी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। क्लियर है? रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू आर ए अपॉन में एल होता है, यहां से उसकी यूनिट की बात कर लोगे बच्चे तो ओम मीटर होता है। जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है बच्चे, उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग रेजिस्टिविटी का यूज करते हैं। डिफरेंट मटेरियल के लिए देखोगे आप, मेटल के लिए, अलाई के लिए, इंसुलेटर के लिए, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग अलग यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने। ठीक है, बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। यहाँ पे आप देखोगे दो टाइप के कॉम्बिनेशन आपको पढ़ने होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है बच्चे, एक के बाद एक रेजिस्टेंस आपको जुड़े हुए दिखेंगे, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू बच्चे चेंज नहीं होती है, सेम रहती है, जबकि पोटेंशियल क्या होगा, रेजिस्टेंस पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट इसका रेजिस्टेंस निकाल के ले आओगे वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगा, ग्रेटर होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है बच्चे, सारे रेजिस्टेंस का जो टर्मिनल होगा एक कॉमन पॉइंट पे, दूसरा टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दोगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। इस कॉम्बिनेशन के अंदर आप जो फॉर्मूला यूज करोगे 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 यूज करोगे बच्चे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के अक्रॉस सेम होगा, बट करंट क्या हो जाती है बच्चे, यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। अगर हम लोग बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आता है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको यहां से मेंशन है, देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट, पावर एंड एनर्जी। तो पहले हम लोग बात करते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर क्या है भाई, जो हमारे सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है बच्चे, किस रेट से कंज्यूम हो रही है, उसी को बोलते हो आप इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर P इक्वल टू होता है W/T, या फिर इसको E/T लिख सकते हो, E स्टैंड फॉर एनर्जी। और एनर्जी जो वैल्यू होगी बच्चे, यहां पे आपको पता है एनर्जी कितनी होती है, इक्वल टू, इसी को H भी बोलते हो, तो ये होती है बच्चे I²R इंटू टी, इसी को बोलते हो VIT, यही होता है बच्चे V² अपॉन में R इंटू टी, ये होती है एनर्जी। तो अब इसी में क्या करो, इसमें टाइम से डिवाइड करा लो, इसमें टाइम से डिवाइड करो, टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या I² R आ जाएगा, क्या I² देखो R आ जाएगा, इसमें टाइम से डिवाइड करो तो क्या VI आ जाएगा, VI आ जाएगा, क्या इसमें टाइम से डिवाइड करोगे तो V² अपॉन में R आ जाएगा, V² अपॉन में R आ जाएगा। तो ये सब किसका है, पावर का फॉर्मूला है। पावर के तीन फॉर्मूले हैं, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I² R, P इक्वल टू V² अपॉन में R। सिर्फ एनर्जी के टर्म में आपको टाइम से डिवाइड कर लेना है, क्योंकि जो हमारा पावर है बच्चे वो किसका रेट है, एनर्जी का रेट है, कि किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम से डिवाइड करेंगे तो सारे टर्म आपको मिल जाएंगे। अच्छा, पावर की जो यूनिट होती है बच्चे वो वॉट होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने यही बता दिया अभी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो P इंटू टी, तो देखो VIT, ठीक है, I²RT और V² R अपॉन में T, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, किसी कंडक्टर के अंदर बच्चे जब करंट का फ्लो होता है तो वो वायर गर्म हो जाता है, इसको बोलते हो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो उसका फॉर्मूला अभी बताया, यही फॉर्मूला यहां पे भी यूज होगा, H इक्वल टू I²RT सेम एज द एनर्जी, V²
कहां गया, वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी, वी आई टी, ये सब किसके फॉर्मूले हैं, एनर्जी के फॉर्मूले हैं। यूनिट क्या होगी बच्चे, जूल होगी। बात कर लेते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट पावर इन 1 आवर। कोई डिवाइस है हमारे पास बच्चे, 1 आवर के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, उसको बोलते हो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर के अंदर जो यूनिट मिलती है आपको, 1 किलोवाट आवर के अंदर जो एनर्जी मिलती है बच्चे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होती है। जो यूनिट होती है किलोवाट आवर होती है। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, अगर किसी वायर को स्ट्रेच करते हो तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, इसकी बात कर लेते हैं। सोचो जरा, एक वायर है बच्चे, उसकी चाहे एरिया चेंज करो चाहे लेंथ चेंज करो, क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा, बोलोगे नहीं सर। अगर हमारे पास एक बॉटल है, 2 लीटर की बॉटल है, उसका क्या खींच दोगे 3 लीटर की बन जाएगी क्या, नहीं, वॉल्यूम कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो कुछ बातें यहां से दिमाग में फिट करके रखना। वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे तुम उसको लेंथ चेंज कर दो चाहे भी एरिया चेंज कर दो। इफ द न्यू लेंथ इज n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ, अगर किसी वायर को खींच के आप n टाइम्स बढ़ा दिए, ठीक है, तो उसकी जो न्यू लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, l डैश हो जाएगी n टाइम्स ऑफ l हो जाएगी। जो एरिया हो जाएगी बच्चे वो क्या हो जाएगी, 1/n टाइम्स हो जाएगी। जो एरिया a डैश हो जाएगी 1/n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया हो जाएगी। तो जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा याद रखना, वो क्या आ जाएगा, r डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू आर। जितने टाइम्स हो रहा है उसकी वैल्यू रख देना और ओरिजिनल रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर देना और न्यू रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। अगर रेडियस पे बात करें, अगर वायर्स को खींचोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा तो रेडियस चेंज होगी। अगर रेडियस 1/n टाइम से चेंज हो रही है तो न्यू रेडियस r/n हो जाएगी। जो एरिया निकल के आएगी बच्चे वहां से, वो निकल के आती है a/n स्क्वायर। और जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा बच्चे वो आ जाएगा आपका r डैश इक्वल टू n की पावर 4 इंटू आर। यहां पे n स्क्वायर होगा, यहां पे n की पावर 4 होगा, अगर डायमीटर में चेंज होगा तो। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई साहब, नेक्स्ट बात करते हैं ओमिक कंडक्टर की और नॉन ओमिक कंडक्टर की। ओमिक कंडक्टर क्या होता है भाई साहब, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे उसको ओमिक कंडक्टर बोलोगे। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। तो ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले ग्राफ कुछ ऐसे होते हैं, V वर्सेस I का ग्राफ बच्चे, स्ट्रेट लाइन जिसको रेजिस्टेंस बोलते हो ये। यहां नॉन ओमिक कंडक्टर की बात करोगे, नॉन ओमिक कंडक्टर के अंदर आपके सेमी कंडक्टर्स आते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। टाइम करंट और वोल्टेज की वैल्यू चेंज रहेगी, यहाँ पे करंट और वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग, करंट और वोल्टेज की वैल्यू पर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, टाइम के साथ क्या होगा बेटा, चेंज होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा और क्या होगा, ये रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरिएबल होगा विद V और I के साथ। ये मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं बच्चे, जैसे कॉपर हो गया, निक्रोम हो गया, ये सब सारे मेटेलिक कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर के अंदर हो जाएगा डायोड, ये सब मटेरियल जो होते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर के अंदर आते हैं। तो इतना ही था बच्चे इस चैप्टर के अंदर। होप सो आपका रिवीजन हो गया होगा, विद इन 15 मिनट के अंदर आप इसको 2-3 बार देखोगे, सारी चीजें दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगी। कौन से फिट रहेगा तो न्यूमेरिकल उड़ा दोगे भाई। बात समझ में आई। तो नेक्स्ट वीडियो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे करेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।